हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉक्सिसिटी के बारे में और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में। मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन ये हमारा एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक होगा टॉक्सिसिटी। ठीक है, मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन में हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से मिनरल एब्जॉर्ब होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म होता है डोनन्स इक्विलिब्रियम, जो कि आपके बुक में दिया है, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्टिव एब्जॉर्प्शन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के टाइप्स देखेंगे हम लोग, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और साथ ही में टॉक्सिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिसिटी को डिस्कस करते हैं। देखो, मिनरल आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ द टिश्यू बाय 10% इज कंसीडर्ड एज अ टॉक्सिक। मतलब आप देखो, अब हमने देखे थे प्लांट में कुछ मैक्रो मिनरल होते हैं, कुछ मैक्रो मिनरल होते हैं। माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट को हमने इस तरीके से डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, तो अगर इन मिनरल का एक कॉन्सेंट्रेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, और जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज टॉक्सिक होती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा कोई मिनरल बढ़ जाता है और वो टॉक्सिक बन जाता है, तो वो प्लांट पे टॉक्सिक इफेक्ट कैसे दिखाता है? वो प्लांट के टिश्यू का ड्राई वेट का, टिश्यू के ड्राई वेट यानी प्लांट में से अगर आप पानी निकाल दो तो जो भी वेट बचता है वो ड्राई वेट बचता है। तो अगर ड्राई वेट को 10% से रिड्यूस कर दे, मतलब प्लांट में पतझड़ होने लगे, प्लांट का ग्रोथ ना हो, तो इस तरीके से प्लांट की जो ड्राई वेट के टिश्यू की ग्रोथ है उसको कम कर दे बाई 10%, तो उसको हम बोलते हैं टॉक्सिसिटी। ठीक है, मिनरल आयन का वो कॉन्सेंट्रेशन जो क्या करता है? रिड्यूस करता है ड्राई वेट ऑफ टिश्यू बाई 10%। ठीक है, मिनरल आयन का वो कॉन्सेंट्रेशन जो टिश्यू का ड्राई वेट जो है वो 10% से कम कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिसिटी। अब मैं बोल रहा हूं कोई भी मिनरल टॉक्सिक है, कैसे पता चलता है? तो अगर हम एक ग्राफ देखते हैं, इसमें हम लोग अगर स्टडी करते हैं कि कोई मिनरल टॉक्सिक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूंगा कि एक कॉन्सेंट्रेशन तक मिनरल प्लांट को चाहिए। मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन है, इस कॉन्सेंट्रेशन तक मिनरल प्लांट को चाहिए। अगर इस कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन इससे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। मान लो यहां पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल, ये मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, और ये प्लांट की ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। ठीक है, ये प्लांट की ग्रोथ है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, जैसे जैसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के नीचे आ रहा है, तो प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम दिख रहा है, मतलब प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमने जैसे ही बोला यहाँ पे कि ये एक कॉन्सेंट्रेशन है, इस कॉन्सेंट्रेशन के नीचे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मान लो 5 ग्राम है तो 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ कांस्टेंट रहती है या ग्रोथ बढ़ती है जब तक आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में मिनरल देते हो, 5 से 10 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप मिनरल को इतना ज्यादा बढ़ा देते हो कि जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो अब वो टॉक्सिक हो जाता है, और टॉक्सिक होने के प्लांट ग्रोथ फिर से, टॉक्सिक होने के कारण प्लांट ग्रोथ फिर से कम हो जाती है। ठीक है, तो आप इस जो रेंज को है, ये जो रेंज है, इसको आप बोलते हो ऑप्टिमम मिनरल रेंज। ठीक है, मतलब इस मिनरल की इतनी ऑप्टिमम रेंज होगी, इतनी 5 से 10 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, जो भी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर मिनरल की ऑप्टिमम रेंज जो प्लांट को रिक्वायर्ड होती है, वो एक ऑप्टिमम रेंज में ही रिक्वायर्ड होता है, मतलब उस रेंज में वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ठीक है, वो टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए। उससे ज्यादा अगर आप उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो वो प्लांट के लिए एक तरीके से क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि प्लांट की मिनरल टॉक्सिसिटी क्या होती है, किस तरीके से मिनरल प्लांट के लिए टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को ये देखना है कि टॉक्सिसिटी क्या करता है, टॉक्सिसिटी क्या कॉज कर सकता है। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी ऑफ वन मिनरल कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ अदर मिनरल। अगर एक मिनरल टॉक्सिक है तो एक मिनरल की टॉक्सिसिटी किसी दूसरे मिनरल के लिए डेफिशिएंसी कॉज कर सकती है। मतलब आप ऐसे समझो, एक पर्टिकुलर मिनरल टॉक्सिक है, उसके वजह से 2-3 और मिनरल क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं, डेफिशिएंट हो सकते हैं। कैसे? तो उसका एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल है टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज। मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी है, इट कैन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के कारण आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। कैसे हो सकती है, उसका भी रीजन दिया है नीचे। ठीक है, मैंगनीज क्या करता है? मैंगनीज कंपीट करता है आयरन और मैग्नीशियम के साथ फॉर इट्स अपटेक। मतलब अगर मान लो ये रूट है, तो रूट में मैंगनीज क्या कर रहा है? मैंगनीज जो है वो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और साथ ही में आयरन के साथ कंपीट कर रहा है। मतलब मैंगनीज ज्यादा अंदर जा रहा है,
मैग्नीशियम और आयरन को अंदर नहीं जाने दे रहा, मतलब प्लांट मैग्नीशियम और आयरन नहीं ले पाएगा। जब प्लांट मैग्नीशियम और आयरन नहीं ले पाएगा तो प्लांट में मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। किसकी टॉक्सिसिटी के कारण? मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के कारण, पहली चीज। ठीक है, दूसरा यहां पे बोला है कि यहां पे दूसरा है मैंगनीज इनहिबिट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ कैल्शियम टू शूट अपेक्स। मैंगनीज क्या करता है? मैंगनीज क्या करता है? ये जो मैंगनीज है ये कैल्शियम को ऊपर नहीं जाने देता, ट्रांसलोकेशन नहीं होने देता उसका ऊपर, रूट से लेके शूट तक उसका ट्रांसलोकेशन ही नहीं होने देता, उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देता। तो ऐसे में शूट तक कैल्शियम नहीं पहुंच पाता और कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो आप फिर से एक बार समझो क्या है। ठीक है, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कोई भी मिनरल का वो कॉन्सेंट्रेशन, एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन के बाद जब मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो किसी भी मिनरल का वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद वो प्लांट के लिए क्या कर देता है? प्लांट के ड्राई वेट को 10% से रिड्यूस कर देता है। तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को टॉक्सिसिटी बोलेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरा हम बोलेंगे एक मिनरल का टॉक्सिसिटी दूसरे मिनरल के लिए डेफिशिएंसी सिम्टम कॉज कर सकता है, डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल हमने देखा मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी है, पेपर में नीट में भी पूछा जाता है, एमएसटी सीटी में भी पूछा जाता है। मैंगनीज की जो टॉक्सिसिटी है वो डेफिशिएंसी कॉज करती है किसकी? मैग्नीशियम की, आयरन की और कैल्शियम की, पहली चीज। ठीक है, अब मैग्नीशियम और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, वो उसके एब्जॉर्प्शन में उसके साथ कंपीट करता है, और कैल्शियम को ट्रांसलोकेट नहीं होने देता, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता ऊपर। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉक्सिसिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो अगर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम लोग, तो मिनरल्स को हम देखते हैं मिनरल इन सॉइल आर इन एज अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो मिनरल जो सॉइल में होते हैं वो एज अ चार्ज पार्टिकल होते हैं, मतलब मिनरल में फास्फोरस अगर होगा तो फॉस्फेट के फॉर्म में होगा, उसके आयोनिक फॉर्म में होगा। ठीक है, सल्फर होगा तो सल्फेट के फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्राइट के फॉर्म में होगा, नाइट्रेट के फॉर्म में होगा या अमोनियम के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा बोलना ये है यहाँ पे कि सॉइल में जितने भी मिनरल होते हैं वो एज अ चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो अपने आयोनिक फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपको इसको समझाऊं अच्छे से तो ये मिटा के, ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर फास्फोरस होगा, ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस PO4 3- के फॉर्म में होगा, ये फॉस्फेट है। ठीक है, अगर यहां पे नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा? NO2- के फॉर्म में होगा, या यहां पे NO3- के फॉर्म में होगा। इसको आप नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं इसको, नाइट्राइट, और इसको नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में होगा। ऐसे ही आप सल्फर ले लो, सल्फेट के फॉर्म में होगा, SO2- वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जो भी आप मिनरल देखोगे तो मिनरल सॉइल में चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल जो है यही प्लांट एब्जॉर्ब करता है, मतलब प्लांट हमेशा मिनरल को आयोनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है। देखो, mineral in the soil are as a charged particle, all minerals are absorbed by plant in its ionic form। सारे के सारे मिनरल प्लांट अपने उसी आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मिनरल कैन बी एब्जॉर्ब बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। मिनरल दोनों तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगती है, आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब चीजें अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। मान लो ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट का रूट है। ठीक है, रूट में मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं लो है, ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं हाई है। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि मिनरल सॉइल से मिनरल अगर रूट में जा रहा है, मतलब हाई टू लो जा रहा है, जब कोई भी चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिनरल जो है अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि मान लेते हैं, आप दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन 2। दूसरी कंडीशन में मैं बोल रहा हूं कि मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन रूट में हाई है, जो कि ऑलवेज हाई होता है, रूट में हाई होता है, और सॉइल में लो होता है, सॉइल में लो होता है। अब सॉइल से रूट में जाना है मतलब कहा? लो टू हाई जाना है। लो टू हाई जाना है मतलब क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा, ATP। तो ATP लगेगा मतलब इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये वाला सीन क्यों नहीं है और ये वाला सीन क्यों है मोस्ट ऑफ द टाइम? देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रूट की बात करते हैं तो रूट में हम लोग क्या देखते हैं? रूट में बहुत सारे मिनरल पहले से होते हैं, बहुत सारे। मान लो कैल्शियम है रूट में, ठीक है, मान लो सॉल्ट है, जो जितने भी है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, ये
तो ये ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन, उसका मतलब मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन उस एक रूट में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉइल। सराउंडिंग सॉइल में भी बहुत सारा क्लोराइड होगा, बहुत सारा कैल्शियम होगा, ठीक है, सराउंडिंग सॉइल में भी बहुत सारा सोडियम, कैल्शियम सब कुछ होगा। तो आप अगर सॉइल की बात कर रहे हो तो सॉइल में वैसे तो बहुत ज्यादा मिनरल है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन देखो, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक जगह पे जमा होना। तो एक जगह पे जमा कहां पे है, ज्यादा ज्यादा जमा कहां पे है, रूट में। तो रूट में कैल्शियम, एक जगह पे बहुत सारा कैल्शियम जमा है, लेकिन उसके आजू बाजू में सॉइल में एक ही जगह पे कैल्शियम नहीं है ना। वो हो सकता है 2 मीटर 3 मीटर दूर कैल्शियम हो, 1 किलोमीटर दूर कैल्शियम हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये है कि रूट के आसपास तो कैल्शियम कम है एज कंपेयर टू रूट के अंदर। रूट के अंदर कैल्शियम ज्यादा है और रूट के आसपास कैल्शियम कम है, ठीक है। तो बाहर ऑलवेज जो है मिनरल का कंसंट्रेशन लो होता है और रूट के अंदर ऑलवेज जो है मिनरल का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो ऐसे में आप देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने का चांस ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होगा, डेफिशिएंट वाले केस में। अगर बहुत प्लांट को डेफिशिएंसी आ गई है मिनरल की, मिनरल बहुत कम क्वांटिटी में है, तो ऐसे टाइम पे मिनरल जो है पैसिवली भी डिफ्यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आता है नीट में, अगर प्लांट में एटीपी का सिंथेसिस रोक दिया जाए, ठीक है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगा। आप बोलेंगे एटीपी का प्रोडक्शन प्लांट में रुक गया तो प्लांट अपना एनर्जी नहीं बना पाएगा, एनर्जी नहीं बना पाएगा तो यहाँ पे मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मिनरल को एब्जॉर्ब कौन से मेथड से करने के लिए एटीपी लगता है, एक्टिव मेथड से, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझे होंगे कि मिनरल सॉइल में चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, दूसरा मिनरल हमेशा आयोनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं, तीसरा मिनरल एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसका होता है, रूट के अंदर मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग सॉइल। तो ऐसे में आप देखते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिनरल ज्यादा जाने का चांस है। तो इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बट मोस्टली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल इज इंडिपेंडेंट ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन। अब पानी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर मिनरल का एब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता। मिनरल का एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट पे। प्लांट को कितना मिनरल रिक्वायर्ड है उतना प्लांट मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, वो चाहे पैसिव से करेगा या एक्टिव से करेगा। पानी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है उस पे मिनरल का एब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता। हाँ, पानी जो है वो मिनरल को अपने साथ ले जाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन अल्टीमेटली मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट से होता है। और खासकर हम देखते हैं प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दो तरीके को डिस्कस करना है मिनरल एब्जॉर्प्शन के, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी हम लोग सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही में उसमें जो डोनेंस इक्विलिब्रियम है उसको डिस्कस करेंगे और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सो अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी मिनरल जब एब्जॉर्ब हो रहा है उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसके लो कॉन्सेंट्रेशन में, बराबर है, और उसमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, तो ऐसे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल को हम बोलेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, ठीक है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दैट इज डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन भी बोलते हैं। कोई भी चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रही है, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रही है। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या, डिफरेंस। कोई चीज हाई है और कोई चीज लो है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। और कोई भी चीज इस ग्रेडियंट के अलोंग आ रही है, मतलब हाई से लो आ रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आना, यानी कि हम बोलते हैं डिफ्यूजन होना। डिफ्यूजन होना यानी चीजों का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना, ठीक है। तो बेसिकली पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर concentration along the concentration gradient and without expenditure of energy, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम लोग डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन हम देखते हैं या तो ये डायरेक्ट आयन एक्सचेंज मेथड से हो सकता है, मतलब डायरेक्ट जहां पे कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम आ जाएगा, पोटेशियम की कमी है पोटेशियम आ जाएगा, ऐसा। तो मान लो रूट के अंदर कैल्शियम कम है, रूट के बाहर कैल्शियम ज्यादा है, तो ज्यादा कैल्शियम कम कैल्शियम की तरफ आएगा, रूट के बाहर से रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आयन एक्सचेंज मेथड हो सकता है। या दूसरा बोला है डोनेंस इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम फॉलो कर सकता है। अब डोनान्स इक्विलिब्रियम क्या है? डोनन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अजम्पशन दिया, अजम्पशन का मतलब एक हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने बोला मे बी मिनरल ऐसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डोनान्स इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो बात करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सम नेगेटिवली चार्ज आयंस आर फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक सेल है और सेल की कोई एक मेम्ब्रेन है, यहीं पे ले लेते हैं, ये सेल है, सेल की कोई एक मेम्ब्रेन है, यहां बोला है कि इनर साइड में कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन क्या है, फिक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज आयन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन पे क्या हो चुके हैं, फिक्स्ड हो चुके हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, आयंस आर फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउट एंड हेंस एंड टू न्यूट्रलाइज दिस। यहां पे बोला है कि अब ये जो आयंस है, नेगेटिवली चार्ज आयन, ये मेम्ब्रेन के एक तरफ ये चिपके हुए हैं, फिक्स्ड है, ये बाहर डिफ्यूज नहीं कर सकते, मतलब ये नॉन डिफ्यूजिबल है। नॉन डिफ्यूजिबल आयंस कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन्स, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज अगर होते हैं तो वो नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जो कि एक साइड ऑफ मेम्ब्रेन में फिक्स्ड होते हैं और वो बाहर नहीं जा सकते। अगर कोई क्लोराइड आयन होता नेगेटिवली चार्ज तो बाहर चले जाता, क्योंकि वो डिफ्यूजिबल आयन होता है, ठीक है। ऐसा आयन जो अंदर बाहर जा सके उसे डिफ्यूजिबल बोलते हैं, ऐसा आयन जो अंदर बाहर ना जा सके उसे नॉन डिफ्यूजिबल बोलते हैं। और नॉन डिफ्यूजिबल जो आयंस होते हैं वो खासकर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे वही बोला है कि इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सम नेगेटिवली चार्ज आयंस दैट आर प्रोटीन आयंस, प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस आर फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउट, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। एंड टू न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिवली चार्ज, अब इस नेगेटिवली चार्ज आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या किया, बाहर से पॉजिटिवली चार्ज कैटायन अंदर भेज दिया, ठीक है। कैटायन के फॉर्म में मान लेते हैं कैल्शियम आ गया, कैटायन के फॉर्म में मान लेते हैं कैल्शियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेशियम कैल्शियम जैसे आयंस का क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। अब आपको लगेगा कि भाई सिर्फ पॉजिटिव ही आयंस का एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है इसके मदद से, तो ऐसा नहीं है। डोनान्स इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। अब अगर आप इतनी ही थ्योरी पढ़ो तो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इस एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव भी आयन एब्जॉर्ब होते हैं, नेगेटिवली भी आयन एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं डोनान्स इक्विलिब्रियम की थ्योरी क्या दी है। थ्योरी में ये दिया है कि डोनान्स इक्विलिब्रियम ये एक ऐसा अजम्पशन है जिसमें बोला है कि कुछ नेगेटिवली चार्ज आयन फिक्स होते हैं इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसी को, और वो डिफ्यूजिबल नहीं होते, बाहर नहीं जा सकते, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन अब अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि चीजें जो है एक तरीके से यहाँ पे आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पैसिव एब्जॉर्प्शन का ही टाइप है ये डोनान्स इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब इसे हम समझते हैं, इसमें हमें ये पता चलेगा कि पॉजिटिव आयन का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है डोनान्स इक्विलिब्रियम से, और नेगेटिव आयंस का भी एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कैटायन और एनायन दोनों का ही एब्जॉर्प्शन होता है। देखो, एक नॉर्मल सेल है और एक डोनान्स सेल है, ये नॉर्मल मीडियम है एक, और ये डोनान्स वाला मीडियम है, ऐसा मान लेते हैं। डोनान्स मीडियम है, ये नॉर्मल मीडियम है। नॉर्मल मीडियम में क्या है, यहाँ पे सोडियम ज्यादा है रेड कलर में, यहाँ पे क्लोराइड कम है, ठीक है। क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, एनायन है, और जो सोडियम है वो कैटायन है। ये दोनों यहाँ पे सोडियम ज्यादा है, क्लोराइड कम है, ठीक है। इधर साइड में देखो क्लोराइड ज्यादा है, सोडियम कम है, ठीक है। अगर हम पैसिव डिफ्यूजन देखें तो क्लोराइड का डिफ्यूजन कहां से कहां होगा, क्लोराइड अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो इधर आएगा और सोडियम अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो इधर जाएगा, बराबर है। आप एक बार अच्छे से नोट करो, ठीक है। सोडियम ज्यादा यहां है, कम यहां है, सोडियम यहां से यहां जाएगा, क्लोराइड यहां से यहां आएगा, दोनों एक दूसरे के आसपास जाके दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर देंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। जब तक उसका बैलेंस मेंटेन ना हो जाए ये जाते रहेंगे, फाइनली दोनों इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल मीडियम है ना, ये नॉर्मल जिंदगी। अब एक मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी का मतलब होता है डोनान्स इक्विलिब्रियम वाली जिंदगी। तो डोनान्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो, अब डोनान्स इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो यहाँ पे बोला है कि सोडियम है, सोडियम एक पॉजिटिव कैटायन है, और नेगेटिव कैटायन यहाँ पे चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, क्लोराइड आयन है ही नहीं ऐसा मान लो, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है और सोडियम कैटायन है, बराबर है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एनायन है। अब हमने बोला प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, प्रोटीन इधर से इधर नहीं जा सकते, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लोराइड अब कुछ भी नहीं है तो क्लोराइड क्या करेगा, क्लोराइड कहां से कहां मूव करेगा, लॉजिक लगाओ, क्लोराइड विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। क्लोराइड यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्लोराइड यहां से यहां मूव करेगा। अब क्लोराइड मूव करेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, बराबर है।
नेगेटिव चार्ज बढ़ा, देखो हमने बोला था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा, हमने यहाँ पे क्या बोला था, हमने बोला था सिर्फ पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो पॉजिटिव आयन के पहले नेगेटिव आयन मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के कारण है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज दूसरे आयन नहीं है। अब नेगेटिवली चार्ज दूसरे आयन पहले आएंगे, दूसरे आयन जैसे क्लोराइड हो गया या और कोई नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट, सल्फेट, ये पहले आएंगे। तो नेगेटिवली चार्ज आयन पहले आ गए अंदर, तो अब नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे पीछे। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब कौन आएगा, सोडियम आएगा। तो सोडियम आएगा तो सोडियम का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सोडियम का भी बढ़ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोराइड का भी कम हो गया और सोडियम का भी कम हो गया, और यहाँ पे दोनों का बढ़ गया। तो यही तो है मेंटोस जिंदगी, प्लांट में यही तो हो रहा है। प्लांट क्या कर रहा है, बाहर भाई सोडियम ज्यादा हो कम हो डजंट मैटर, अपने अंदर आना चाहिए, पैसिवली आना चाहिए, मतलब उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना चाहिए। तो कैसे किया इसने क्या किया, प्लांट के सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन पे फिक्स्ड होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पहले तो नेगेटिवली चार्ज और आयन को अंदर ला लेते हैं। कैसे लाते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो एक तरीके से अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो क्लोराइड जब आया तो अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पीछे पीछे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब सोडियम भी आ गया। तो इस तरीके से आप देखो चीजें हाई से लो पे मूव करती है, कैटायन भी मूव करता है, एनायन भी मूव करता है, इसी को बोलते हैं डोनंस इक्विलिब्रियम। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हम लोग देखते हैं मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो उसके लो कॉन्सेंट्रेशन से उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है। मतलब चीजों का जो मूवमेंट है ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में हो रहा है। ठीक है, अब कोई भी चीज लो से हाई जा रही है तो एनर्जी लगेगी, है ना। अगर आप देखो, आप एक स्लाइड पे बैठे हो तो स्लाइड पे ऊपर जाने के लिए, बचपन में आप स्लाइड पे झूलते थे, है ना, तो स्लाइड पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लो से हाई जाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, फिर एक बार आप ऊपर चले जाते हो, हाई पे आ गए तो हाई से लो में ऐसे ही आ जाते हो विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, जब हम विदाउट एनर्जी आ रहे हैं, लो हाई टू लो आ रहे हैं, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन, एनर्जी नहीं लगती। लो से हाई जा रहे हैं, एनर्जी लगेगी, दैट इज वर्ल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और मैंने बोला प्लांट में सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है बुक में, बहुत सही स्टेटमेंट है, इसी पे क्वेश्चन आता है, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया भी था। व्हेन रूट्स आर डिप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन दे शोड सडन ड्रॉप इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहां पे बोला है कि जब रूट्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये सडनली ड्रॉप दिखाता है एब्जॉर्प्शन में। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन से क्या लेना देना, तो समझो इसको, ऑक्सीजन होगा तो रेस्पिरेशन होगा, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेशन पढ़ लेना। तो उसमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होने से एटीपी बनता है, एटीपी बनेगा तो एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज होगा तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो आप सोचो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा मतलब ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, मतलब वहां पे एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है नीट और एमएसटी सीटी जैसे पेपर में कि भाई अगर किसी प्लांट में सडनली ऑक्सीजन का ड्रॉप हो जाता है, किसी भी प्लांट में सडनली ऑक्सीजन का ड्रॉप हो जाता है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगा, आप बोलोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी, एटीपी नहीं होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मिनरल जब एब्जॉर्ब होते हैं तो उनका पाथवे क्या होता है, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। आपको अगर एनाटॉमी पता होगी प्लांट रूट की तो सबसे पहले रूट हेयर में मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, रूट हेयर से अंदर की तरफ होते हैं कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल सेल से होते हुए अब एंडोडर्मिस को क्रॉस करते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस एक लेयर होती है रूट के अंदर, फिर एंडोडर्मिस को क्रॉस करते हुए पेरीसाइकल में जाते हैं, पेरीसाइकल को क्रॉस करते हुए पेरीसाइकल को क्रॉस करते हुए जाइलम में जाते हैं। ठीक है, जाइलम यानी जहां से पानी जाता है। अब पानी के साथ ये मिनरल जाते हैं और उस हिस्से में जाते हैं जहां जहां इनकी जरूरत होती है। ठीक है, अब कुछ हिस्से प्लांट के क्या करते हैं, मिनरल को स्टोर भी करके रखते हैं। ठीक है, अब ये जब भी जरूरत होती है तो फ्लोएम के मदद से, ठीक है, जाइलम के बाद प्लांट के पार्ट में जाते हैं, यूटिलाइज होते हैं, हो सकता है स्टोर हो जाए, अगर किसी दूसरे पार्ट को भेजने हैं तो अब ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो मिनरल का पाथवे समझो एक बार फिर से।
मिनरल कहाँ से गए, मिनरल रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुए, कॉर्टिकल सेल से होते हुए ये एंडोडर्मिस वाली लेयर है अंदर, वहां गए, एंडोडर्मिस से होते हुए पेरीसाइकल के लेयर में गए, पेरीसाइकल से होते हुए जाइलम में गए, जाइलम से प्लांट के ऊपर पूरे पार्ट में गए, प्लांट पार्ट ने मिनरल्स को यूज किया या स्टोर किया, जब भी अब दूसरे पार्ट में भेजना है तो अब ये फ्लोएम से भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मिनरल का जो प्लांट के अंदर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। हमने इस लेक्चर में क्या क्या समझा, सबसे पहले टॉक्सिसिटी के बारे में समझा कि कोई भी मिनरल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक होता है, एक टॉक्सिक मिनरल दूसरे के लिए डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है। अब आप बोलोगे टॉक्सिसिटी ज्यादा खतरनाक है या डेफिशिएंसी, मैं बोलूंगा टॉक्सिसिटी ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम से आप पता लगा सकते हो कि भाई मैंगनीज डेफिशिएंट है या मैग्नीशियम डेफिशिएंट है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर किसी की टॉक्सिसिटी हो गई है तो वो उसकी टॉक्सिसिटी से दूसरे के डेफिशिएंसी सिम्टम आते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक हो गया है, उसके कारण दूसरे मिनरल डेफिशिएंट हुए, आपको लगेगा कि भाई मैग्नीशियम कम हो गया, आपको लगेगा आयरन कम हो गया, आपको लगेगा कैल्शियम कम हो गया, आप कैल्शियम देते रहोगे, आयरन देते रहोगे, लेकिन अल्टीमेटली डेफिशिएंसी के कारण नहीं हो रहा है, वो टॉक्सिसिटी के कारण हो रहा है, मैग्नीज के। तो टॉक्सिसिटी पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टॉक्सिसिटी के बाद हमने बात की कि किस तरीके से आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने बोला सारे जो मिनरल्स होते हैं वो आयोनिक फॉर्म में होते हैं और वो एक्टिव पैसिव दोनों ही मेथड से ट्रांसपोर्ट होता है, मोस्ट कॉमनली एक्टिव मेथड से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। फिर पैसिव के हमने, पैसिव क्या होता है, चीजों का हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, ठीक है। डोनांस इक्विलिब्रियम इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों तरीके से दोनों टाइप के आयंस जो है एब्जॉर्ब होते हैं। दूसरा हम बोल रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और एनर्जी इसमें यूटिलाइज होती है, एटीपी इसमें यूटिलाइज होता है। इसीलिए अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है रूट में तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो एब्जॉर्प्शन एक्टिवली नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।